हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जब हम किसी जॉब में ज्वाइन करते हैं हम यूजुअली इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। मतलब हमें सिर्फ अपना काम देना होता है और हम सिर्फ अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ते जाते हैं तो हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से टीम लीडर या मैनेजर बन जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से लीडर या टीम मैनेजर बनाने के लिए उस कंपनी या उस टीम में ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पहले से एक लीडर वाले बिहेवियर्स को दिखाना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए। तो मैं आज 4 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से लीडर बनने में हेल्प करेंगी या फिर थोड़ा सा आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले जब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हम होते हैं तो मेरे हिसाब से ये सबसे ऑब्वियस सी बात है कि हमें सिर्फ अपने काम का देखना होता है, हमें सिर्फ अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है और हम अपने वर्किंग स्टाइल से कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एक टीम के साथ काम करते हैं, इवन एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, एक टीम में अगर 4 एक्टिविटीज़ बांट दी गई हैं, हमें अपना काम करना है तो भी हमें अपने टीम के कुछ वर्किंग स्टाइल के साथ एडजस्ट करना होता है। लेकिन जब आप एक टीम लीडर बन जाते हैं तो आपको उस वक्त पे अपने वर्किंग स्टाइल, अपने ओपिनियंस, अपने टाइमिंग्स और अपने टॉलरेंस फॉर क्वालिटी के अलावा अपने सारे टीम मेंबर्स के क्वालिटीज़ को भी ध्यान में रखना होता है। एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। जब भी कोई काम दिया जाए तो हर एक टीम मेंबर का अपना अलग ओपिनियन होता है। कुछ लोग बोलेंगे ये काम इम्पॉर्टेंट है, नहीं है, अब करना है, बाद में करना है, एट्सेट्रा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब कोई काम दिया जाएगा या फिर किसी काम के आउटपुट के बारे में डिस्कस किया जाएगा तो ओपिनियन जो है वो अलग अलग आपको मिलेंगी, आपको सुनना भी पड़ेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ओपिनियन सुनना है लेकिन डिसीजन वो लेना है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा सही हो। वर्किंग स्टाइल में यूजुअली बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जब बहुत अलग टाइप के टीम मेंबर्स होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम टीम लीडर बन जाते हैं तो हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं, हमारी तरह जो काम करते हैं। जैसे अगर हम सुबह 9 बजे ऑफिस चले जाते हैं और बाकी टीम मेंबर्स में से 4 लोग टाइम पे आ जाते हैं, बाकी 4 लोग 12 बजे आते हैं, तो हमें यूजुअली ऐसा लगता है कि जो हमारी तरफ से तरह के जो लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं या वो अच्छे आउटपुट दे रहे हैं, और जो हमारी तरह काम नहीं करते, वर्किंग स्टाइल उनका अलग है, वो शायद इतने अच्छे नहीं हैं। वर्किंग स्टाइल में सिर्फ टाइमिंग की बात नहीं आती। कोई भी काम अगर आप टीम को दे दे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले काम के ब्रीफ को समझे फिर काम करना शुरू करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते ही साथ काम करना शुरू कर देते हैं, बाद में डिटेल्स पढ़ते हैं। कुछ लोग हर एक स्टेप में आके आपका इनपुट मांगते हैं। कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा हो जाने के बाद ही आपको देखना चाहिए। तो ये जो बहुत सारे वर्किंग स्टाइल्स हैं, आपको उसके हिसाब से अपना लीडरशिप स्टाइल जो है, अपना जो काम करवाने का तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा। बहुत बार लीडर जो है वो कंपनी अपॉइंट करती है, मतलब कि सेलेक्ट करती है, लेकिन कंपनी के सिलेक्शन के बावजूद भी टीम उस लीडर को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। आपने जैसे चक दे इंडिया देखा होगा, उसमें शाहरुख खान जो है वो कोच बन जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन टीम उसको लीडर मानती नहीं है। जब तक वो टीम के साथ अपनी लीडरशिप स्टाइल, अपने में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करता, तब तक टीम उसकी बात नहीं मानती। और एक बार जब टीम बात मान जाए तो आप बन जाते हैं इलेक्टेड लीडर। मतलब कि टीम आपको सच में लीडर मानने लगती है, आपकी बात सुनने लगती है, आपकी बात की इज्जत करती है। आप कुछ कह दे, कोई पॉइंट बता दे तो कुछ कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपको सबका ओपिनियन सुनना है, सबके वर्किंग स्टाइल्स का ध्यान रखना है। टाइमिंग जैसे मैंने बताया, ऑफिस आने का टाइमिंग हो, डिलीवरेबल देने का टाइमिंग हो, मीटिंग में आने का टाइमिंग हो, कोई भी काम करने का टाइमिंग हो। मतलब कि अगर आप एक काम 2 घंटे में करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट में कर सकते हैं, कुछ लोग आधे घंटे में कर सकते हैं, कुछ लोग 4 घंटे में कर सकते हैं। और टॉलरेंस फॉर क्वालिटी, हर किसी की जो है टॉलरेंस फॉर डिफेक्ट इतना कम नहीं होता। कुछ लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। जैसे मैंने अभी पेंसिल रखा, कुछ लोगों को इस तरह से चाहिए, कुछ लोग ऐसे रखे तो भी मान जाएंगे। तो टॉलरेंस फॉर क्वालिटी आप
इंडिविजुअल परसेप्शन पे ना जाए, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट और डिलीवरेबल के टॉलरेंस के हिसाब से ही आप डिसीजन लें। जब आपने वर्किंग विथ टीम की बात कर दी तो उसका एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है ओनरशिप का। जब तक हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हैं, हमें सिर्फ अपने डिलीवरेबल का ओनरशिप लेना होता है कि मैंने ये काम किया है, इसके क्वालिटी के बारे में मुझे पूछो तो मैं आपको जवाब दे हूँ, दूसरों के काम का वो जाने। ये एटीट्यूड हमारा होता है जब हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हैं। अप्रेजल के टाइम पे भी हम इसी तरह से सोचते हैं कि मेरा काम, मेरा डिलीवरेबल, मेरी टाइमिंग, मेरा प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। लेकिन जब आप एक लीडर बन जाते हैं तो आपको अपने काम के साथ साथ दूसरों के काम का भी ओनरशिप लेना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर वो गलती करे तो आप मान ले कि उन्होंने गलती की, लेकिन अगर टीम गलती करे और ये गलती आपके लीडरशिप के अंडर हो सकता है आपने रिव्यू किया हो, नहीं किया हो, आपको टाइम मिला, नहीं मिला, जो भी रीज़न है, जो आउटपुट है उसका आपको ओनरशिप लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी टीम ने किया है, मुझसे मत पूछो, उनसे जाके पूछो। हाँ, बाद में जाके आप टीम को फीडबैक ज़रूर दीजिए कि ये जो हमने काम किया है ये सही नहीं था, ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैंने गलती की और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपने गलती की। लेकिन जब सीनियर लीडरशिप के साथ हो या फिर क्लाइंट के साथ हो, वेंडर के साथ हो, जब आप एज अ टीम ओनर आप टीम का रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको टीम के डिलीवरेबल्स का, उसके एक्शंस का ओनरशिप लेना चाहिए। सबसे आसान होगा टीम के आउटपुट का ओनरशिप लेना, क्योंकि आप कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स सेट करके बोल सकते हैं रिपोर्ट मुझे इस तरह से, ऐसे ऐसे, वैसे वैसे चाहिए। सबसे मुश्किल होता है एक्शंस और बिहेवियर्स का ओनरशिप लेना। कोई टीम अगर किसी दूसरे टीम के साथ डेटा शेयर नहीं करती, वो एक बिहेवियर इशू है जो आपकी टीम डिस्प्ले कर रही है और उसको चेंज करने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि आउटपुट की ओनरशिप लेना इजी होता है क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल होता है। एक्शन और बिहेवियर की ओनरशिप लेना थोड़ा मुश्किल है। तो इन 2 चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे ध्यान में आती है जब हम टीम कंट्रीब्यूटर या लीडर की बात हम करते हैं, वो ये है कि जब हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर तो होते हैं, हमें काम इस तरह से मिलता है जो हम खुद अपने नॉलेज या स्किल से कर पाए। लेकिन जब हम लीडर बन जाते हैं, हमारे पास एक टीम होता है। बहुत बार ऐसा होता है और ज़्यादातर तब होता है जब आप ज़्यादा सीनियर बन जाते हैं, आपके नीचे 2-3 टीम लेयर्ड टीम्स काम करने लगती हैं। आपको हर आउटपुट का स्किल नॉलेज नहीं होता। आपको ट्रांजिशन करना है कि मेरे पास इस चीज़ को करने का स्किल और नॉलेज है, वहाँ से आपको ट्रांजिशन करना है कि मिल के पूरी टीम की स्किल और नॉलेज के साथ हम ये काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप सीनियर चले जाते हैं, आपके नीचे 4-5 लेयर आ जाती हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन मेरी टीम जानती है और मेरी टीम ये काम कर सकती है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। किसी भी कंपनी के आप CEO को ले लीजिए, उनके नीचे 15 लेयर की रिपोर्टिंग होती है। आई एम श्योर कि उन्हें ये नहीं पता होगा कि हर एक लेयर में क्या एग्जैक्ट काम होता है, क्या एग्जैक्ट स्किल और नॉलेज होनी है। और अगर आज के दिन पे उनको मान लीजिए कोई भी काम दे दिया जाए तो हो सकता है वो 10 काम में से 5 काम कर पाए, 5 नहीं कर पाए। जैसे कि अगर एक CEO के पास सप्लाई चेन है, सेल्स है, मार्केटिंग है और IT है, हो सकता है वो सप्लाई चेन, सेल्स, मार्केटिंग और का काम कर पाए, लेकिन IT का काम शायद वो नहीं कर पाए। तो उन्हें ट्रांजिशन करना है कि मैं सप्लाई चेन से आई हूँ या मैं मार्केटिंग से आई हूँ और मेरी टीम जो है वो मार्केटिंग का सारा काम कर सकती है और मेरी टीम आगे बढ़ते बढ़ते IT का भी काम कर सकती है। मुझे नहीं पता, लेकिन टीम कर पाएगी। और ये करने के लिए आपको सिचुएशन और आपके टीम के स्किल और नॉलेज के हिसाब से बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं। लेकिन ये वीडियो वो स्टेप्स के बारे में नहीं है, ये वीडियो वो थॉट्स हैं जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है लीडर के डेजिग्नेशन में ट्रांजिशन होते हुए, कि आपको इस डर से निकलना है कि मुझे नहीं पता मैं टीम को कैसे लीड करूं। लीडर का मतलब ये नहीं कि उसे हर किसी का काम पता होना चाहिए। लीडर का मतलब ये है कि हर किसी से काम करवाना उन्हें आना चाहिए। और लास्ट चीज़ हम बात करेंगे डेलीगेशन की। बहुत बार जब हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हैं, थोड़ी अगर किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ जाए, हमारा काम किसी को देने की ज़रूरत पड़ जाए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत मुश्किल होती है औरों को काम देने में। रीजंस बहुत सारी हो सकती हैं, कुछ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जितनी टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी उतनी टाइम में मैं खुद कर लूँगी, तो मुझे दे दो। दूसरा ये है कि इतना सारा एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाएगा, उस टाइम में मैं कुछ और कर सकती हूँ और मुझे
मुझे आपके आउटपुट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन मैं बना सकती हूँ शायद उतना अच्छा आप नहीं बना पाएंगे। सो इस तरह की रीजंस की वजह से हम काम आगे दे नहीं पाते। ये इशू तब नहीं होता जब हमारे पास 1-2 लोग हों टीम में, ये इशू तब होता है जब हमारे पास 15 लोग हों, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेच करके आप 2 लोगों का काम कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रेच करके आप 4 लोगों का काम कर सकते हो, लेकिन जितना भी आप स्ट्रेच कर लो आप 15 लोगों का काम तो नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे आपको ये डेलीगेशन करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इस वजह से इसे जब आप डे 1 से थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। एक और बात डेलीगेशन में क्वालिटी की बात करते हुए मैं बता दूं कि जब भी कोई, मान लीजिए आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने को किसी को कह दिया, सीवी बनाने को कह दिया किसी को, और उन्होंने एक तरीके से बनाया, हो सकता है आप उसी सीवी को डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, तरीका कुछ भी हो सकता है, फॉर्मेटिंग, फॉन्ट चेंजेस से लेके सेंटेंस किस तरह से बनाया, टेक्स्ट को किस तरह से अरेंज किया, क्या मैसेजिंग दिया, हर चीज़ में हो सकता है आप उस डिलीवरेबल को अलग से बनाते। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है उसको रिव्यू करते वक्त कि जो फाइनल आउटपुट है वो मैं कैसे बनाऊंगी और फाइनल आउटपुट जो है वो मेरी टीम ने कैसे बनाया। हो सकता है ये बहुत बार कंप्लीटली डिफरेंट हो, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि रिक्वायरमेंट क्या था, कि फाइनल डिलीवरेबल रिक्वायरमेंट को मीट करता है, अगर करता है तो आपको उसे अप्रूव करना चाहिए। ये मत देखिए कि फाइनल डिलीवरेबल मेरे डिलीवरेबल के हिसाब से कितना क्लोज है या क्लोज नहीं है। आपको अपने पोटेंशियल डिलीवरेबल से कंपेयर नहीं करना है, रिक्वायरमेंट से कंपेयर करना है। जब आप ये करने लगेंगे तो आपको डेलीगेशन और टीम की आउटपुट को ऑब्जॉर्व करने का के लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। सो मेरे हिसाब से एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से लीडर तक ट्रांजिशन करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला ये कि आपको टीम के साथ काम करना आना चाहिए, टीम की डिलीवरेबल्स, उनके एक्शंस, बिहेवियर्स का ओनरशिप आपको लेना पड़ेगा, स्किल और नॉलेज कंबाइंड बेसिस पे आपको रिव्यू करनी पड़ेगी, और डेलीगेशन की आपको हैबिट होनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।